करत करत अभ्यास ते जर्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है विमर्श के आज के इस अंक में। और आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं नीतीश प्रकाश सूर्या। नीतीश प्रकाश सूर्या एक एनआईटीएन है और साथ ही साथ सर्टिफाइड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नीतीश जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताते हुए सबसे पहले तो हमें ये बताने की कोशिश करें दर्शकों के लिए कि मोटिवेशन है क्या चीज। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई आपका इस मंच पे बुलाने के लिए, इस मंच पर स्थान देने के लिए। विमर्श एक ऐसा चीज है जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, विचारों को रखते हैं। और आपने जो पहला प्रश्न पूछा वो मेरे इंडस्ट्री के बारे में पूछा कि मोटिवेशन होता क्या है। देखिए, मैंने बीटेक किया सिविल से, उसके बाद फिर मैंने गेट एग्जाम 2016 में क्वालिफाई किया, फिर बाद में मैंने 2-3 साल जॉब करते हुए फिर एमटेक कंप्लीट किया आईआईटी भोपाल से। और इस कारण से जो जर्नी रही 2011 से मैं बाहर रह रहा हूँ, इसके बीच में कई सारे उतार चढ़ाव हमने लाइफ में देखे। आदमी का लाइफ जैसा भी है, उसके लाइफ में 2 फेजेस हमेशा रहता है, या तो वो मोटिवेटेड रहेगा या फिर वो डीमोटिवेटेड रहेगा। आपने भी महसूस किया होगा, कभी हम बहुत उत्साहित रहते हैं और सप्ताह का कुछ दिन ऐसा होता है जब सोचते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। अब आखिर कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है या फिर कोई घटना घट जाती है, रिलेशनशिप में कुछ हो जाता है, तो ये जिंदगी का जो एनर्जी है वो ऊपर नीचे होते रहता है जी। अब बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या है। कोई भी चीज हो, देखिए, मोटिवेशन का स्रोत पे हमेशा क्वेश्चन होता रहता है कि भाई कोई हमको कैसे मोटिवेट कर सकता है, कोई बाहर का फैक्टर कैसे मोटिवेट कर सकता है। आप देखिए कि बाहर का फैक्टर हो या अंदर का फैक्टर हो, उस पे डाउट हो सकता है, लेकिन इंसान बिना मोटिवेटेड रहे कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसको तो मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अब वो चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो। किसी के लिए जब एक एम्प्लॉइज होता है, उसको मंथ में जब एंड में सैलरी मिलती है, तो शायद उसके लिए वो मोटिवेशन हो। अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले एक ओलंपिक के खिलाड़ी से बात कर रहा था, हमारा टॉक शो उनके साथ था, तो वो बता रहे थे कि जब मेरे को गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक्स के दौरान, ठीक है, और प्रवीण कुमार पैरालंपिक्स में बात कर रहा हूं, तो जो पूरे स्टेडियम में राष्ट्रगान बजा और वो चीज वो बताते हैं कि मेरा जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट था। तो शायद वो पल उनके लिए मोटिवेशन से भरा हुआ था, वो और चीज उनको मोटिवेट कर रहा होगा। जब कोई हमारे देश के सैनिक होते हैं, कोई जंग जीत जाते हैं, तो शायद वो एक बड़ा मोटिवेशन का क्षण होता होगा उनके लिए। कोई पहली बार जब अपना जॉब ले लेता है, तो शायद वो मोटिवेशन का क्षण होता होगा। तो मोटिवेशन सबके लिए जरूरी तो है, स्रोत क्या हो सकता है ये आपको डिसाइड करना है। मोटिवेशन एक तरह से अपने एनर्जी का आदान प्रदान है, अपने एनर्जी को देखना होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी एनर्जी को खींच रहा है। आपका एनर्जी अगर उससे ज्यादा है तो कहने का मतलब आप मोटिवेटेड है, अगर आपका एनर्जी उससे कम है तो डीमोटिवेटेड है। बस इसी का विज्ञान है, इसको समझना, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। आपका जो काम है वो खास तौर से आप युवाओं से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज के डेट में युवाओं की क्या क्या समस्या है? नहीं, किन युवाओं की आप बात करना चाहते हैं? जो युवाओं तो मतलब देश में, हालांकि युवा तो मैं समझता हूँ कि युवा तो एक मानसिक अवस्था है जी। आदमी जो 65 साल का भी है वो भी अपने आप को युवा समझ सकता है, इसका कोई एज तो डिफाइंड नहीं है। खास तौर पे जब आप टीनेज को पार करते हैं, वहां से लेके आपकी जो कह सकते हैं कि एक 35-40 तक की जो एज है जी, तो बेसिकली इस एज में जो मोस्ट एनर्जी होती है इंसान की वो इसी एज में होती है। बिल्कुल। तो इस फेज के लोगों को क्या क्या समस्या आज के डेट में फेस करना पड़ता है? देखिए, मुझे लगता है कि 2 समस्या मुख्य होती है जब आप इस एज की बात कर रहे हैं, जो 15 से 35 के एज की आपने बात करी, और शायद सरकार भी इसी को रिकमेंड करती है कि यही एक यूथ का फेज होता है। अब इसमें आदमी का 2 गोल होता है, ठीक है। एक तो होता है कि अपने करियर में स्टेबल होना, पैसा कमाना। दूसरा होता है कि रिलेशनशिप में आना, यानी कि शादी है तो एक अच्छे जीवन साथी उसकी तलाश जो है वो पूरी हो जाए। तो जो गोल अगर 2 है तो समस्या भी इन दोनों से रिलेटेड होता है। मैं फिलहाल रिलेशनशिप वाले कोई समस्या को सॉल्व नहीं करता, एड्रेस नहीं करता। उनके करियर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर मैं बात करता हूँ, चाहे वो करियर में किसी का जॉब गोल हो सकता है, किसी का बिजनेस गोल हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में है, तो मैं उसके लिए जो उनका स्किल की बात करते हैं, मैं बहुत सारे माइंडसेट की बात करता हूँ, टूल्स की बात करता हूँ, टेक्नोलॉजी अभी बहुत सारी चीजें आ रही है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस पर मैं थोड़ा ज्यादा बात करता हूँ। हालांकि हेल्थ भी एक ऐसा चीज है जो कि बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में, और उसके भी कई सारे कोचेस आज हमें देखने को मिलते हैं, हेल्थ कोचेस जिसको बात करते हैं। मैं बेसिकली एक करियर कोच बोल सकते हैं आप मुझे, मोटिवेशनल स्पीकर आप अगर बोलते हैं तो वो बोल सकते हैं।
स्किल सेट जिसकी बात करते हैं, तो माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट, इन तीनों की समस्या पे मैं देखता हूं कि उनको प्रॉब्लम होता है। और खास करके जिस जगह पे हम बैठे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, और आपका जो ये प्लेटफॉर्म है बिहार के युवाओं को एड्रेस ज्यादा करता है जी। तो यहाँ पे अभी भी जो मुख्य समस्या है वो करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड बनी हुई है कि अपने आप को पहले फाइनेंशियली कैसे मजबूत करें। क्योंकि देखिए, आजादी तो हमें बहुत दिन पहले मिल गया, लेकिन अभी भी आजादी का अगर आप समझें तो मुझे लगता है कि आजादी दो तरह की होती है। एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम और दूसरा तो है इमोशनल फ्रीडम। फाइनेंशियली हम फ्री अगर हो पाएंगे तो हम कोई भी चीजें अपने हिसाब से, आप आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कैमरा लेना है तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको घूमने जाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इमोशनल फ्रीडम की फाइनेंस आने के बाद भी आप अपने मन में कितने संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है, वो इमोशनल फ्रीडम की बात करते हैं। अब पाएंगे कि मैक्सिमम जो युवा है इन दोनों से बहुत दूर है। अभी फ्रीडम तो है कहने के लिए, बट वो फ्रीडम एक्चुअल में नहीं है। तो इस चीज की ये जो मेन समस्या है, यही हमको लगता है कि सबसे मुख्य अभी समस्या है। बिल्कुल, आप आईक्यू के साथ ईक्यू की बात करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट के साथ इमोशनल कोशेंट की, और सक्सेस के साथ ह्यूमन वैल्यूज की। यस, बिल्कुल जी। तो एक जो युवा राज्य के बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल, उनके सामने क्या क्या समस्या उनको फेस करना पड़ता है राज्य के बाहर? देखिए, राज्य के बाहर हालांकि अभी तो देश में पूरा एक अलग ही मुद्दा चला हुआ है। जी। पहले तो था कि भाई बाहर जाएंगे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो कुछ जगह से जो ऐसी वीडियोस आती है कि भाई जॉब मिल भी गया तो तुमको वो स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है। यहाँ से अगर बच्चे साउथ में जाते हैं तो वहाँ कन्नड़ और तमिल के लिए कई बार परेशानी झेलनी पड़ती है। महाराष्ट्र का जो विवाद है, अभी वहाँ पे मराठी नहीं आएगा तो तुमको यहाँ काम नहीं करने देंगे, और तुम अगर 10 साल से यहाँ काम करे तो तुमको अभी मराठी क्यों नहीं आया। मतलब मैं तो कई बार ताज्जुब में शॉक्ड हो जाता हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है। और शायद इसी कारण से हम गुलाम भी थे पहले। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ कि इसी कारण से ये मानसिकता जो थी, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पे आए और अपनी इंग्लिश यहाँ पे थोपी, तब तुम कहाँ थे भाई? तब तुमने क्यों नहीं उसको आंसर किया? आज तुम अगर चाहते हो कि हम हर लैंग्वेज सीखें तो एमबीबीएस की जो पढ़ाई हो रही है, मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, एमबीए की पढ़ाई हो रही है, इसको क्यों नहीं कहते कि मराठी में करो या फिर हिंदी में करो या फिर जो भी आदमी को कहना है। तो ये होता है ना कि भाई हम तो अपना देखेंगे, तो ये अपना देखने वाला चीजें हमें गुलाम रखता है, ये हमें आजादी नहीं देता। भाषा है क्या? भाषा विवाद जो आपने बोल दिया, मैं इस पे आंसर करना चाहता हूँ कि भाषा है क्या? भाषा तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन था ना, एक दूसरे का भाव को समझने का वो चीज था, भाव की अभिव्यक्ति का भाव माध्यम, की अभिव्यक्ति है। इसमें क्या मतलब है कि आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं? भाई चार्ली चैपलिन को देखो, आज तक कोई लैंग्वेज ही नहीं बोला, सारे वीडियोस उसके बिल्कुल बॉडी से बात करता है वो। तो प्रॉब्लम्स कई सारे हैं। दुख इस बात का होता है अजीत भाई कि प्रॉब्लम्स को हम मिलके हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को जानबूझ के बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए बाकी तो और भी तरह की समस्या है। जैसे आप विदेश में जाएंगे, चाहे इंडिया में ही कहीं जाएंगे, तो आपको वहां का एक कल्चर को झेलना पड़ेगा। वहां आपका खाना अलग है, वहां का खाना रिलेटेड आपको समस्या होगी। अब बिहार में रह रहे हैं तो शायद आपको अभी भी शुद्ध हवा पानी मिल रहा है, बाहर जाएंगे तो शायद आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा। आप ब्रश करते हुए वो पानी कुल्ली नहीं कर पाएंगे। मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और मैं वहां से अभी आया हूँ इस चीज के लिए, तो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ इस चीजों को। हर लेवल पे समस्या होती है, लोग आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करते, और इन सारे समस्याओं को जूझ करके वहां आपको स्ट्रगल करके अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कब तक देख रहे, या आप ये चीजें देख सकते हैं कि बिहार जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहा है, बिहार का युवा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएगा? देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम ठान ले तो ना कर पाए। बिल्कुल, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। कल मुझे एक्चुअली मैं पटना में अभी एक प्रोग्राम के सिलसिले में आया हुआ हूँ, और बिहार जो सरकार है एक मेगा जॉब फेयर यहाँ पे कर रही है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया। पहले तो शुरुआत में टीम ने मना कर दिया था, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, ये युवाओं से रिलेटेड है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। मैं फ्लाइट बुक किया, मैं सेम डे यहाँ पे पहुंचा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो एक अपॉर्चुनिटी लॉस है यहाँ पे अभी भी। आदमी को मौका मिले तब तो वो कुछ करेगा। तो अभी भी संसाधन की कमी है, अभी भी उस तरह की कंपनीज की कमी है। और आप देखिए, जो बिहार की जनसंख्या है अभी लगभग 13 से 14 करोड़ के बीच में होगी, और लगभग उसका 30-40% हमारा यूथ ही है। यानी कि लगभग 4 से 5-6 करोड़ हमारे यहाँ पे यूथ है। नौकरियां कितनी हो सकती हैं? वो तो लिमिटेड है। 4 से 5 लाख सरकारी सेक्टर में है, बिल्कुल, और प्राइवेट सेक्टर में इससे ज्यादा तो शायद बिहार में नहीं है। बिल्कुल।
तो आपको मजबूरन बस यहाँ से उठा के जाना पड़ेगा, फिर कोई कोविड आ जाएगा, फिर आपको वहां से भगाएंगे, फिर कुछ ये हो जाएगा, फिर वहां से आपको आना पड़ेगा। तो ये बेइज्जती हम कब तक झेलते रहेंगे भाई? बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ कि एक बड़ा अच्छा लाइन मैंने पढ़ा, ये दशरथ मांझी का लाइन है, क्योंकि ये जो बिहार का जो प्रोग्राम हो रहा है वो दशरथ मांझी के ऑडिटोरियम स्किल सेंटर है, वहां पे हो रहा है। तो आप जैसे इंटर करेंगे वहां एक बड़ा सा उनका एक स्टैचू लगा हुआ है और उसके पीछे एक लाइन लिखा हुआ है जो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा लाइन है कि कोई भी लक्ष्य, कोई भी पहाड़ इंसान के सोच से ऊंचा नहीं हो सकता। इंसान की सोच से ऊंचा कोई पहाड़ है ही नहीं। सब कुछ आपके इरादों से छोटा, बस आपको इरादा करना है, आपको सोचना है कि हम ये चीज को करना है। तो ये चीज पता है, ये कोई पार्टी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये आपको अपनी जिम्मेवारी को उठाना पड़ेगा। यहाँ के युवाओं को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम क्या बदलाव करेंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने अभी जो है रोजगार मेले का आयोजन किया है, जो अवश्य ही एक प्रशंसनीय कदम है। और अभी बिहार सरकार ने एक बिहार युवा आयोग का भी गठन किया है जी। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये युवाओं की समस्याओं को एड्रेस करने में कर सकेगी या फिर कोई आपका सुझाव इसमें? देखिए, युवा आयोग का गठन होना तो वाकई में एक अप्रिशिएबल चीज है, क्योंकि कोई अगर ऐसी समिति या कोई ऐसा कोई सेक्टर या कोई ग्रुप बना है जो सोच रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स है, और कहीं ना कहीं जैसे आप एक विमर्श पे बैठाए हुए हैं, वैसे ही कुछ लोग जैसे थिंक टैंक, भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया, उसी तरह से अगर कोई गठन हो रहा है जिसपे कुछ अगर सॉलिड कार्य हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना ही चाहिए। अब उसकी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से क्या अप्रोच रहता है, क्या एजेंडा रहता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस वो करते हैं, क्या यहाँ से वो ब्रेन ड्रेन को सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ पे एजुकेशन, जो बिहार अभी भी एजुकेशन में काफी पीछे है, उस पे काम करेंगे। तो हर तरीके का एजेंडा पे बात होगा। सुसाइड बढ़ रहा है, लोग अगर नहीं भी है सामने से अगर अच्छा आपको दिख रहा है तो मेंटल जो इश्यूज है उनके, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इन सारी चीजों पे हर तरीके से अप्रोच करना होगा और अच्छे टीचर्स को, हर तरह के जो समाज के इंटेलेक्चुअल्स उनको आगे आना होगा और इसमें मिलजुल करके, ये अपना काम है भैया, ये अपना प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना होगा। बेसिकली आपका सुझाव है कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी इसमें काम हो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि पहले की प्रॉब्लम क्या थी? पहले की प्रॉब्लम बाहरी थी। बिल्कुल। पहले प्रॉब्लम था रोटी कपड़ा और मकान। आज की प्रॉब्लम वो नहीं है रोटी कपड़ा मकान। आज की प्रॉब्लम है कि भैया हम दूसरे से फेमस कम क्यों हैं, हमारा व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, हमारे पास जो है लड़ाई दूसरी है ना, दूसरे के पास आईफोन 16 है तो मेरे पास आईफोन 14 क्यों है। लड़ाई चेंज हो चुका है। तो प्रॉब्लम अगर इंटरनल है तो सॉल्यूशन भी इंटरनली होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रॉब्लम के साथ साथ आपको हर तरीके से सोचना होगा, इसको बिल्कुल एक होलिस्टिक वे में इसको अप्रोच में देखना होगा। अभी बिहार में जो है बहुत सारी वैकेंसियां आई है और आने वाली हैं जी। तो जो अभ्यर्थी हैं उनको सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे या किस तरीके से तैयारी करे, इसके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई के दौरान और किसी एग्जाम्स की तैयारी के दौरान डीमोटिवेटेड होना बहुत लाजमी बात है। और मैंने भी जब तैयारी की थी गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं इसे छूता था, मुझे भी लगता था। और एक पॉइंट था ऐसा जहां मुझे डिसाइड करना पड़ा कि अब मैं ये नहीं करूंगा। जिंदगी में क्या शुरू करना है ना, ये कई बार आसान होता है, हालांकि शुरुआत करना भी कई बार मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कई बार शुरुआत करना आसान होता है, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमको उस रास्ते को छोड़ देना है, कब एग्जिट ले लेना है, कब ये काम बंद करना है। दोस्ती बढ़ाना बड़ा आसान काम होता है, हम आपसे दोस्ती कर लिए, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए अभी वो चीजें हैं। तो ये जो नौकरी की बात है, आप बिल्कुल नौकरी की तैयारी करें, लेकिन आप एक टाइमलाइन जरूर डिसाइड करें। मेरा हर सेमिनार में, हर प्रोग्राम्स में यही रहता है कि आप कोई भी काम करें उसके साथ एक टाइमलाइन के साथ करें। हमको 2 साल देना है, हमको 3 साल देना है, तो मैं उसमें पूरा तरीके से दूंगा। लेकिन एक बार अगर उस टाइमलाइन पूरा हो गया और ऐसा हुआ कि नहीं भाई इसमें तो नहीं है, तो मैं उसको पीछे मुड़ के देखूंगा भी नहीं। ये एटीट्यूड होना चाहिए। आप फिर अपने दूसरे कदम के ऊपर चले जाएं। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप किसी एक लक्ष्य को लेकर के 5 साल 10 साल लगे रहें, ठीक है, और आप में उसमें, क्योंकि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। क्योंकि हम कितना भी मोटिवेट कर लें, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, आप दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो आप, क्योंकि भाई दूसरा कोई भी दे रहा है वो कुछ ना कुछ तो आपसे लेगा। फ्री में कोई कुछ नहीं देता आपको। तो जब फ्री में आप कहीं से कुछ लेंगे तो आपकी आजादी तो जाएगी ना, आपकी आजादी तो उसके पास है, तो फिर आप फ्री कैसे हुए? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक चीज लास्ट में ऐड करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स को सबसे बड़ा गिफ्ट जो दे सकते हैं ना, वो पता है क्या है अजीत भाई? क्या? द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप को जो सबसे बड़ा तोहफा आप दे सकते हैं वो ये है कि वो जिस दिन ये सोचना छोड़ दें
कि भाई अब मेरे को अपने बच्चे की जिम्मेवारी नहीं सोचनी है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, वो अपना संभाल लेगा, मैं निश्चिंत हो चुका हूं उसके लिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। आप बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं युवा को, वो कैसे देते हैं और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है? मैं 2 तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं अभी। एक तो जो युवा, जो मैंने बताया करियर के अभी उस मुकाम पे है जहां जॉब नहीं लिया है, तो उसको उस तरीके से गाइड करते हैं। दूसरा, जब वो एंटर करते हैं किसी कंपनी में, तो ऐसा नहीं कि उनका जर्नी खत्म हो जाता है, तब उनकी एक्चुअल लड़ाई शुरू होती है। कंपनी में उनको पहली बार पॉलिटिक्स फेस करना पड़ता है, कंपनी में कई बार पहली बार उनको प्रेशर में कैसे काम करना है वो फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि वो काम करते हैं, उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, तो उससे डिमोटिवेटेड होकर कंपनी छोड़ देते हैं, उसको वो फेस करना पड़ता है। कम पैसों में बाहर जाकर के हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली जाकर कैसे सरवाइव करना है, उनको काफी मैनेज चीजें करनी पड़ती है, वो फेस करना पड़ता है। बाहर में खुद का कपड़ा धोना है, वही खुद खाना बनाना है, वो सारी चीजें लाइफ की जो आज यहाँ ऑर्डर देते थे वो फेस करना पड़ता है। तो एम्प्लॉइज ट्रेनिंग भी हम लोग करवाते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली एक तरह से कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम होता है। मैं बहुत सारे मोर देन 250 कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां पे कुछ प्रोग्राम चलते रहता है। और मैं 70 से ज्यादा कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो उनके एम्प्लॉइज के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, उनको मोटिवेट करना, उनको कुछ डोमेन स्किलिंग, सेल्स हो गया, लीडरशिप हो गया, इन सारी चीजों पे मैं बात करते रहता हूं। जी, आप अपने हर जो वीडियोज होता है या इंटरव्यू होता है, तो उसमें आप सफलता की बातें करते हैं। बिल्कुल। सफलता की परिभाषा क्या है? की परिभाषा बड़ा सिंपल है यार, मैं जो देता हूँ कि बहुत लोग ये बताते हैं कि नौकरी पाना या किसी मनपसंद जिससे प्रेम की उससे शादी हो जाना, या फिर अपना घर बना लेना, या फिर अपनी ड्रीम कार खरीद लेना, वो सफलता लोग बोलते हैं। मैं वैसा नहीं समझता हूँ। सफलता, मुझे जो लगता है कि आप सफलता के रास्ते में, सफलता एक स्टेट है, अवस्था है। सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये कब मिलता है? जब आपको लगता है कि हम जो बेस्ट कर सकते थे हमने किया है, हम जो बेस्ट अचीव कर सकते थे हमने अचीव करने की कोशिश की है। किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, हमने जो बेस्ट अचीव कर सकते थे उसके लिए मैंने बेहतरीन कोशिश की, और उस प्रोसेस में हम बेस्ट बन पाए जो हम बेस्ट बन सकते थे। अगर आप उस स्टेट को अचीव करते हैं तो आप समझिए कि आप सक्सेसफुल हैं। इट्स अबाउट योर पोटेंशियल, इट्स व्हाट यू फील। बिल्कुल। आप कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे युवाओं को? आपका जो आज का टॉपिक है वो युवा से रिलेटेड है, तो मैं जरूर इस पे 1-2 टिप्स देना चाहता हूँ, खास करके इन दोनों चीजों के बारे में। जैसे मैं अभी लगातार 2 दिन से, लगभग 2 दिन में मैं कम से कम तो 1500 से 2000 यूथ को मिला था यहाँ पे, और ये कार्यक्रम अभी चल ही रहा है, जॉब फेयर जो चल रहा है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की काफी कमी थी। अब ये कमी किसी कारण से हो सकती है, वो लगता है कि भाई मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे को कौन देगा जॉब, इस कारण से भी हो सकता है। या फिर सबसे बेहतरीन चीज है कि जब आदमी प्रिपेयर नहीं होता है ना, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। प्रिपरेशन सबसे बड़ा टिप्स है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। मेरी बातों से आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, मेरी बातें सुनने के बाद अगर आपने किसी टॉपिक पे 1 घंटा कुछ काम कर लिया, आपने एक इंट्रोडक्शन बनाया, जैसे होता है ना कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये पहला क्वेश्चन होता है। अगर आपने टॉपिक बनाया, उस पर आपने 4-5 लाइन लिखा और आपने 10 बार उसको प्रिपेयर कर लिया, तब आप कॉन्फिडेंट है। प्रिपरेशन से कॉन्फिडेंस आता है, तो कॉन्फिडेंस का आपको गेम खत्म करना है। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है कि भाई वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो आपका जो गोल है आपको पता है ना, और आप अपने गोल के लिए अगर आप अपना YouTube देख रहे हैं, तो आप 10 वीडियो में कम से कम 5 वीडियो 6 वीडियो तो उसका देखिएगा ना। अगर आपका गोल है जॉब लेना और 10 वीडियो में से 9 वीडियो आप एंटरटेनमेंट का देख रहे हैं, तो कहां से? आप उस रास्ते पे ही नहीं है। आप उस रास्ते पे आइए, आप अपने डेली रूटीन को चेक कीजिए कि गोल जो मेरा है, हम अपना मेरा जो एक्टिविटीज है, हम उसके अकॉर्डिंग मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीजें इंश्योर करना है। और प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत पीछे लोग रहते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल टिप्स मैं इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब आप जॉबलेस होते हैं ना, तो आपको कोई मैनेजर फोन करने वाला नहीं होता है कि आज ये काम है। आप जब किसी सिस्टम में नहीं होते हैं, तो आपको ये कोई बताने वाला नहीं होता है कि आज आपको ये काम करना है, ये मीटिंग करना है। उस केस में सबसे बेस्ट हैक होता है कि आप सोने से पहले ही कल का प्लान कर लीजिए, जो मैं पर्सनली करता हूं। और जब से मैं कर रहा हूं, मुझे अगले दिन उठने के बाद ये शुरुआत का 1-2 घंटा ये सोचना नहीं पड़ता अजीत भाई कि आज क्या करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल शाम में लिख चुका होता है, रात में मेरा अलार्म लगा हुआ है। वो अलार्म जब तक मैं कंप्लीट नहीं करता टास्क को, मैं उसको स्नूज पे करता हूं, मैं उसको बंद नहीं करता। रात में सोने से पहले कल क्या करना है उसको लिख करके, जैसे आज ये पॉडकास्ट था तो आज मैंने लिखा हुआ था किसी को करना है, आज मुझे कुछ और काम करना है, कुछ वीडियोस हमें आज डालने हैं, पोस्ट करने हैं, 1-2 मीटिंग्स और करना है, उसका प्रिपरेशन करना है, तो ये हमने लिख रखा है। तो माइंड ऑलरेडी ये सोच के सोता है, सबकॉन्शियस आपका अटेन हो गया, आप अपने गोल्स के बहुत तेजी से नजदीक आते हैं। और एक लाइन भी है अच्छा
कि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स के प्रति नहीं लगा हुआ है, आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते यार। बिल्कुल, धन्यवाद। आज के विमर्श के संघ का निष्कर्ष ये है कि जो चाहते हैं वही आपको सोचना होगा और उस सोच को एक एक्शन में टाइम बाउंड मैनर में ढालना होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बिहार में जहां की एक सोच है कि करो तो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी तो इस सोच से भी निकलने की जरूरत है। आज तक बिहार के युवा मजबूर थे, उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे या न के बराबर थे, लेकिन एक छोटी ही सही लेकिन एक अच्छी पहल हुई है बिहार में और बिहार एक बदलाव के फेज से भी गुजर रहा है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं अपने सपनों को साकार कर सकेंगे, उन्हें एक बेहतर अवसर प्रदान होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए अजीत भाई।